मीर वोरा इस बीच जुड़ चुके हैं। मीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, इस समय मार्केट्स के अंदर हमको करना क्या चाहिए? क्या आपको लग रहा है कि एक बार अपने पोर्टफोलियो को वापस रीविजिट करना चाहिए क्योंकि हम ऑल टाइम हाई के आसपास हैं, जहां अच्छा प्रॉफिट एक बार बुक करें, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, अभी बने रहो, जो मोमेंटम मार्केट का है वो थोड़ा और कैरी फॉरवर्ड होने जा रहा है? सर, आपका व्यू पॉइंट क्या है? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, लेवल्स पे तो ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर मार्केट न्यू हाई क्रॉस करता है तो अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेटली हमें तो यही देखना है कि मार्केट जो है वो अर्निंग्स का रिफ्लेक्शन है। और जब तक कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पॉजिटिव है, ग्रो कर रहे हैं, तब तक लॉन्ग टर्म में मार्केट प्रॉफिट्स के लाइन में बढ़ता रहेगा। इनफैक्ट अगर आप 10-20 साल का भी हिस्ट्री देखें, निफ्टी का अगर ईपीएस भी कंसीडर करें, तो निफ्टी ईपीएस जिस तरह से बढ़ा है, उसी तरह से निफ्टी ने कंपाउंडेड ग्रोथ दी है। तो इंडिया जैसी इकोनॉमी जहां पे हम करीबन 10 से 13% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ करते हैं, और कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी करीबन 11 से 14% कंपाउंडेड ग्रोथ किए हैं, तो मार्केट्स ने इस तरह के रिटर्न्स दिए हैं। सो हम जब देखते हैं कि निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल्स पे है, उसका ये मतलब नहीं कि निफ्टी के वैल्यूएशंस भी ऑल टाइम हाई पे है, क्योंकि करीबन 1.5 साल से निफ्टी यही यही लेवल पे घूम रहा है, प्लस माइनस हो रहा है 10% पे। और अर्निंग्स जो है करीबन 15 से 20% 1.5 साल में बढ़े हैं। तो अगर हम 1.5 साल के कंपैरिजन में देखें, तो निफ्टी एक्चुअली रीजनेबली वैल्यूड हो गया है कंपेयर टू व्हाट इट वाज वन ईयर बैक। तो अल्टीमेटली अब मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट 3-4 साल है, डिसेंट अर्निंग्स ग्रोथ दिखाएगा निफ्टी और ओवरऑल कॉर्पोरेट इंडिया। और मेरे ख्याल से स्टॉक पिकिंग के अभी भी काफी सारे अवसर हैं बाजार में। बिल्कुल मिहिर, गुड मॉर्निंग। वैसे भारतीय बाजार की या ग्रोथ या तेजी के अपने निजी कारण तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा कई सारे ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं जो कि इस वक्त भारतीय बाजार के हक में काम कर रहे हैं। जैसे कि यूएस चाइना इश्यूज को देख लीजिए, कई सारे टेलविंड्स डेवलप होते हुए भारतीय बाजार के लिए ग्लोबल कनेक्ट से भी आ रहे हैं। इन तमाम टेलविंड्स या इन तमाम ट्रिगर्स को मद्देनजर रखते हुए कैपिटल गुड स्पेस हो गया, डिफेंस स्पेस हो गया, इन सारे स्पेस पर जो ओवरऑल केपिक्स थीम मानी जाती है, आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल। तो ये दो थीम है, वो मैन्युफैक्चरिंग की थीम है। और हमें इसके अलावा जो अदर डोमेस्टिक, बाकी की जो डोमेस्टिक थीम्स है वो भी पसंद है, क्योंकि अब लग रहा है कि नेक्स्ट 2-3 साल में इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगा, वो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ से बेटर रहेगा। तो हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, वो ग्लोबल इकोनॉमी से बेटर कर रही है, क्योंकि हम न सिर्फ इन्वेस्टमेंट फेज में है, जैसे आपने बोला डिफेंस वगैरह में है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस, गवर्नमेंट जो है वो भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट कर रही है। रोड्स है, रेलवेज है, मेक इन इंडिया का जो एनकरेजमेंट दे रही है कॉर्पोरेट इंडिया को। तो धीरे धीरे करके हमें लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स भी रिवाइव हो रही है। तो ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की थीम है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड इवन रियल एस्टेट में वो एक अच्छी थीम बन रही है, अच्छी डिमांड आ रही है ये सेक्टर्स में। अपार्ट फ्रॉम देम हम ये होप कर रहे हैं कि हमारी ये उम्मीद है कि मॉनसून अगर ठीक से निकल जाता है, तो कंजम्पशन रिवाइवल भी आएगी। और काफी सारे कंजम्पशन लिंक स्टॉक्स हैं, जैसे कि एफएमसीजी है, इवन डिस्क्रिशनरी में ऑटो वगैरह है। उसमें कई पॉकेट्स ने अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 2-3 साल में, क्योंकि कंजम्पशन इतनी स्ट्रांग नहीं आई थी। तो अगर ये कंजम्पशन भी किक इन कर लेती है, तो फिर हमारे लिए और भी बेटर सिचुएशन हो जाएगा। हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल इकोनॉमी से और भी बेटर परफॉर्म करेगी। तो मेरे ख्याल से आपने जो सेक्टर्स बताए, डिफेंस और कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके अलावा एक कंजम्पशन का भी जो थीम है, वो हम वेट वेट एंड वॉच कर रहे हैं, और अच्छी उम्मीद से उसको होप कर रहे हैं। और अगर ये दोनों सेगमेंट्स चलते हैं, तो अल्टीमेटली इस ये सबको ड्राइव करता है फाइनेंशियल्स। तो जो फाइनेंशियल सबसे बड़ा सेगमेंट है निफ्टी में, करीबन 35 से 40% जो वेट है डिफरेंट इंडाइसिस में, वो सेगमेंट भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो अगर ये सारे फैक्टर्स अगर ग्लोबल और लोकल एक साथ फेवरेबल हो जाते हैं, तो फिर आई थिंक बाजार अपने मोमेंट से और भी आगे निकल सकता है। राइट, एब्सोल्युटली मिहिर। मॉर्निंग मिहिर, नंबर्स के बाद, क्वार्टरली नंबर्स के बाद अब हम आपसे जुड़े हैं, तो एक बार किस तरह से Q4, क्योंकि सिग्निफिकेंट बीट्स रहे हैं जो लास्ट क्वार्टर, अब फिर से हम एक फर्स्ट क्वार्टर्स की शुरुआत करने वाले हैं, और सारे ही आप स्पेसेस देखें, चाहे फाइनेंशियल, ऑटो, डिस्क्रिशनरी, कंजम्पशन हो, पावर सेक्टर, सब में अच्छे नंबर्स आए हैं, और आप अर्बन कंजम्पशन को तो एक बड़ा थीम बता ही रहे हैं। तो Q1 में क्या एक केस ये भी बनता है एनबीएफसी के लिए, की बात की जा रही है कि यहाँ पर भी इनका अर्निंग अपग्रेड साइकिल का भी बात की जा रही है, तो मोर ऑफ अर्निंग अपग्रेड्स लाइकली इन Q1 नंबर्स।
मेरे ख्याल से अगर हम Q4 के रिजल्ट्स को ब्रेकअप करें तो वहां भी यही थीम चल रही है कि जो ग्लोबली लिंक्ड सेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल आईटी है, एनर्जी लिंक्ड है, कमोडिटीज लिंक्ड है, मेटल्स है, वहां पे डिसअपॉइंटमेंट आई है क्योंकि वहां पे जो डिमांड है उतनी अच्छी नहीं रही है। और जो लोकल लिंक सेक्टर्स है जैसे कि कंजम्पशन है, बैंक्स हैं, उन्होंने पॉजिटिव सरप्राइजेस दिए हैं। इवन कैपिटल गुड्स कंपनीज वगैरह, कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने भी पॉजिटिव सरप्राइज दिए हैं। तो मेरे ख्याल से ये ट्रेंड बरकरार रहेगा। जिस तरह से डोमेस्टिक ट्रैक्शन दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से Q1 में भी ये डोमेस्टिक सेगमेंट्स के अच्छे अपग्रेड आने की उम्मीद है। मीर, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि अभी हम ऑल टाइम हाई पे हैं या फिर हम थोड़ा नीचे हैं, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगले 10 साल के लिए मार्केट पे आ रहा है, आप मेरे को एक दो सेक्टर्स ऐसे बता सकते हैं? अगर आपको अलाउ करे आपकी कंप्लाइंस, तो थोड़ा आप हिंट भी कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर शेयर या ये पर्टिकुलर थीम या ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ आप थोड़ा आगे बढ़ जाएं। आप व्यू पॉइंट 10 साल का मान के चले, अब ये शॉर्ट टर्म वाला गेम नहीं रखना चाहते। देखिए, वेरी क्लियरली ये डेकेड जो है इंडिया का डेकेड हो सकता है, अनलेस समथिंग गोज ड्रामेटिकली रॉन्ग। वो ऐसे तो कुछ चांस लग नहीं रहा है। और क्योंकि आई थिंक फाइनली हम एक आफ्टर मे बी अ गैप ऑफ 8 to 10 years हम शायद एक इन्वेस्टमेंट फेज में जा रहे हैं। और हमने मेरा बेस केस ये है कि इंडिया कंजम्पशन से मे बी 5% मैक्सिमम 6% तक ग्रो कर सकता है जीडीपी। लेकिन अगर हमें 7 से 9% ग्रो करना है कंसिस्टेंटली, जैसे चाइना ने किया था 90s में और 2000s में, तो इट हैज टू बी ऑन द बैक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। वो रियल एस्टेट आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आ गई, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स आ गए, रूरल हाउसिंग आ गया, सारे जो अर्बन एंड रूरल रियल एस्टेट मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का थीम है, वो मेरे ख्याल से 10 साल के लिए अगर इंडिया को ग्रो करना है तो ये थीम को चलना ही पड़ेगा। और गवर्नमेंट भी ये मेरे ख्याल से समझ गई है। तो जिस तरह से इंसेंटिव्स दिए गए हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पीएलआई स्कीम जिस तरह से इतने सारे सेक्टर्स में इंट्रोड्यूस करी है, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन का एनवायरनमेंट बन सकता है। दूसरी बात यह है कि जो इन्वेस्टमेंट की इंसेंटिव दे रहे हैं फिजिकल कैपेसिटी क्रिएशन में, उसके ऑन टॉप ऑफ इट गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा सेक्टर्स में इंसिस्ट कर रही है, खास करके गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में, चाहे वो डिफेंस में हो चाहे अदर एरियाज में हो, कि आपको मैन्युफैक्चर जो है लोकली ही करना है। तो मेक इन इंडिया, इंडिजिनाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन मेनी सेक्टर्स इंक्लूडिंग रेलवेज, डिफेंस एक्सेट्रा, ये भी एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन दे सकती है। तो आई थिंक जो बेस केस है हमारा 5 to 6% जीडीपी ग्रोथ, वो तो कंजम्पशन से आ जाएगा। मेरे ख्याल से नेक्स्ट डेकेड में हम 7 से 8% ग्रो करेंगे, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर थीम और इन्वेस्टमेंट्स थीम, रियल एस्टेट थीम बहुत अच्छी चल सकती है। टेक दैट फ्रॉम यू मिहिर। तो क्लियरली यहाँ पर रोबोवेट है आप डोमेस्टिक थीम्स पर, केपेक्स ओरिएंटेड, मैन्युफैक्चरिंग, बैंक्स, एनबीएफसीज। लेकिन व्यूअर्स के लिए ये भी जानना ज़रूरी है क्योंकि बाजार में इस वक्त जो मोमेंटम बिल्ट हुआ है, कौन से थीम्स, कौन से सेक्टर्स हैं जिससे दूर रहा जाए, अंडरवेट कौन से सेक्टर्स पर होंगे आप? आई थिंक सेक्टर्स ऐसे ब्रॉडली मेरे ख्याल से जो मेटल्स हैं, कमोडिटीज हैं, आईटी है, उसमें अब इन द शॉर्ट टर्म अभी भी हम अंडरवेट हैं, बिकॉज जैसे हमने डिस्कस किया, लोकल डोमेस्टिक लुक्स बेटर देन ऑफशोर या तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स। तो ये एक ब्रॉड थीम है। बट मेरे ख्याल से जिस तरह से मैं देख रहा हूँ एक्टिविटी बढ़ रही है मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स में, खास करके मिड कैप में, वहां पे स्पेसिफिक स्टॉक्स के वैल्यूएशंस बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि काफी सारे जो प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल फंड्स ने 3, 4, 5, 7 साल पहले जो इन्वेस्टमेंट्स किए थे, वो इन्वेस्टमेंट से उनको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं और वहां पे काफी सप्लाई आ रही है। तो एक ये जो पॉकेट स्टॉक स्पेसिफिक जो है, जहाँ पे वैल्यूएशंस 50, 70, 80 प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे चले गए हैं और बहुत ज्यादा सप्लाई है वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फंड्स के, उसमें मेरे ख्याल से थोड़ा कॉशियस रह सकते हैं। मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ा फ्रॉथ बिल्डअप हो रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक देखना चाहिए और थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, मैनेजमेंट का टेस्ट ज्यादा करना चाहिए। बिल्कुल मिहिर, आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर विस्तार से अपने एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। थैंक यू।